हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का अचीवर एकेडमी पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट पेपर वन का जो पेपर वन होता है उसमें एक टॉपिक होता है एनवायरनमेंट स्टडीज़, उसके पीवाईक्यू उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने सॉल्व किया है। आज का जो पेपर हमने लिया है ये है सीटेट 2024 दिसंबर का। इसकी हमने सीडीपी सॉल्व की है। अगर आपने अब तक ना देखा तो जा करके देख सकते हैं। चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सीडीपी के जितने सीटेट के जितने पीवाईक्यूज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट हमने बनाई है। आप देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर, जो कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि अवकथन और कारण वाला। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें तो बिकॉज लगा करके या फिर क्योंकि लगा करके सॉल्व करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा है क्योंकि 14-15 साल के बाद जो है वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हाथी होता है, मेल हाथी, वो 14-15 साल तक जो है ग्रुप में रहता है। उसके बाद क्या करता है, ग्रुप को लीव कर देता है। तो इस वजह से जब वो ग्रुप को लीव करते हैं तो क्या बचता है, वहाँ पर हाथियाँ बचती हैं, और यानी कि फीमेल हाथी और बच्चे बचते हैं। 14-15 साल का जो हाथी हो जाता है वो क्या कहता है, ग्रुप को छोड़ करके अकेले रहता है। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू, इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ। ठीक है, यानी कि जो आर है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एनसीईआरटी के पर्यावरण के अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 में, यानी कि जो एनसीईआरटी की इन्वायरमेंट की बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें जो चैप्टर 4 है उसमें जो कहा गया है कि खाए आम महीने, एक चैप्टर है खाए आम 12 महीने में जो पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया तकनीकी को बच्चों को समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सके। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने को कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। आपको यहाँ बताना है कि एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम 2005 के अकॉर्डिंग विच ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस इज बीइंग अचीव्ड। पहला ऑप्शन है हमारा किसी वस्तु को बनाने में कितने श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना, या फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रकृति परिवेश के किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं और उनकी चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है हमारा अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन, उदाहरणों, सहायताओं को समझ का विकास करना। चौथा है हमारा आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है और इसकी समझ विकसित करना। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी कि अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों को पहलुओं से जुड़े अवलोकन और उदाहरण की सहायता से समझ का विकास क्या करना है। यहाँ पर आपको क्या, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझ का विकास होना है यहाँ पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह था हमारा 62 नंबर। 63 नंबर में देखते हैं। हाँ, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, यानी कि मोहन नाम के एक टीचर हैं। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। क्या लिखते हैं, अपने माता पिता दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपयुक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। मतलब एक उसको मतलब बच्चों को एक टास्क दिया गया है कि आप मतलब अपने दादा दादी के टाइम पर जो पानी कैसे मिलता था उनको, उसके बारे में जानिए। और ये जो है ये कौन सा प्रोजेक्ट है आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए 63 का कौन सा हो जाएगा, रोल प्ले होगा या प्रोजेक्ट होगा, डिस्कशन मेथड होगा या फिर इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 63 का ऑप्शन नंबर 2, एक प्रोजेक्ट मेथड है। एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि उनकी कंपेयरिंग करनी है, आज के टाइम पर पानी कैसे मिलता है, तब कैसे मिलता था। इस तरीके से एक प्रोजेक्ट है, आपको जानना है उसके बारे में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है, परियोजना, ध्यान रखना इसको। अगला है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन, जो कि है क्या बात कर रहा है। देखिए, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। ठीक है, वह अपनी कक्षा में बच्चों को 2 समूह बनाती हैं, 2 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करते हैं और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या फिर नहीं, इस विषय पर वाद विवाद यानी कि एक डिबेट रखी गई है, गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है। आपको बताना है, नहीं, ध्यान रखना है यहाँ पर। हो सकता है तो आप पता है, लेकिन नहीं हो सकता यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर वाद विवाद से बच्चों को किस बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। दूसरा है हमारा बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, या फिर कक्षा में अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो बताना है आपको यहाँ पर जो है कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर डी है, यानी वाद विवाद से बच्चे साथियों के ज्ञान का आकलन, यानी कि सेकंड नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, बी और डी वाले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 65 नंबर। यहाँ पर कहा गया कि बच्चा विभिन्न कौशल कार्यों को जैसे खेती, दैनिक जीवन में उनकी विरासत
यानी कि बुजुर्गों से का वर्णन करते हैं। चाइल्ड डिस्क्राइब द डिफरेंट स्किल वर्कर रिलेट टू फार्मिंग एंड देयर इनहेरिटेंस फ्रॉम द एल्डर इन द डेली लाइफ। पहला ऑप्शन है हमारा सीखने के सूचक, दूसरा ऑप्शन है हमारा सीखने के उद्देश्य या फिर दक्षता कथन, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सीखने के प्रतिफल। आपको बताना है इसमें से कौन सा है सुटेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सीखने के प्रतिफल। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला यानी कि द स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैविंग द कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरला है या फिर आंध्र प्रदेश है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं चैनल पर, उनको भी जरूर देखिए। सीटेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, NCERT के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 जो कि है गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है, यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा आपसी संबंध का है, या फिर काम और खेल का है, या फिर परिवार और मित्र का है, या फिर आवास का है। आपको बताना है सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आवास यानी कि शेल्टर। ठीक है, शेल्टर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, 68। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए, इन द कंस्ट्रक्टिव EVS क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में नॉट आता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। पहला ऑप्शन है हमारा यानी कि पर्यावरण अध्ययन की रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती दिखाई देती है। पहला ऑप्शन है हमारा बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल करते हैं, या फिर बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपने अनुभव उपयोग कर रहे हैं। चिल्ड्रंस आर यूजिंग देयर एक्सपीरियंस टू मेक द न्यू कनेक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट। अगला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जाना चाहिए। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो पहला वाला, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल का जवाब नहीं देते, ये बात बिल्कुल गलत है और हमसे यही पूछी गई थी कि गलत वाली कौन सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 69 नंबर। यहाँ पर देखिए, सिद्धि जो सिद्धि नाम के हैं एक कक्षा 4 की जो शिक्षिका हैं यानी कि टीचर हैं, वह अपनी कक्षा में बच्चों को NCERT के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 जो कि है हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाती हैं, ले जाकर के कबड्डी खेल सिखाती, जो है कबड्डी खेल खिलाती हैं। खेल खेलने पर पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम बताती हैं। शिक्षिका का इस खेल में खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती हैं? निम्नलिखित में से ये कौन सा उपयुक्त कारण को दर्शाता है? मतलब टीचर जो है बच्चों को खेल कराने ले जा रही हैं और वहाँ पर उन्हें सबसे पहले कुछ रूल्स बता रही हैं। अब ये रूल्स उनको क्यों बताए जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों बता रही है, किस बात को दर्शाता है। देखिए, पहला ऑप्शन है वह बच्चों को ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं कि वह खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। क्या हो सकता है, अच्छा देखते हैं आगे। अगला ऑप्शन है ताकि सभी कार्यों को ढंग से किया जा सके, या फिर हम सभी समाज को इस प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा में नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन नंबर 4 है अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है, ये वाला गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, A, B and C इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर, जो कि पूछता है कि उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है। आपको बताना है 4 घंटे में, या फिर 5 घंटे में, 2 घंटे में, या फिर 3 घंटे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 घंटे में। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर कहा गया एक व्यक्ति जो है मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले वह तैरना ना जानता हो, इसकी वजह क्या है? अ पर्सन हु नॉट डाउन इन द डेड सी और द साल्टी लेक इवन ए पर्सन डज नॉट नोइंग द स्विमिंग। तो रीज़न क्या हो सकता है? नाइदर हाई और नॉर लो डेंसिटी ऑफ अ सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी का ना ही उच्च ना ही निम्न घनत्व, या फिर समुद्र के पानी की मात्रा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, या फिर समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, यानी कि जो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, हाई है। सी वाटर की जो डेंसिटी है वो हाई है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो कि है 81। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप कंसिस्ट द एलिमेंट ओनली। एलिमेंट ध्यान रखना इसको। तो स्टील, आयरन, जिंक या फिर सोडियम, ब्रास या पोटेशियम, या फिर अगला ऑप्शन हो जाएगा हमारा टिन, लिथियम या सोडियम, या चौथा ऑप्शन है ब्रॉन्ज, कॉपर और एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टिन, लिथियम और सोडियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 82 नंबर यानी कि 82वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन एक शिक्षक कुछ बच्चों को गतिविधि करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन कराता है तथा उसका एक वर्णन टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? पहला ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन लिस्ट, दूसरा है एनॉक डोकल रिकॉर्ड, या फिर रेटिंग स्केल, या फिर पोर्टफोलियो। तो बताना है आपको इसमें से कई सारे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी कि एनॉक्टोडल रिकॉर्ड होगा ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा है 83। दो भारतीय पक्षी वृक्ष और झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बना रहे हैं। ये दोनों भारतीय पक्षी हैं, कौन से हैं? आपको बताना दोनों ही भारतीय पक्षी हैं, कौन से हैं? बायलेट या फिर सनबर्ड यानी कि बसंत गौरी, या फिर शक्करखोरा, या फिर अगला ऑप्शन है टेलर बर्ड या फिर इंडियन रॉबिन, या थर्ड वाला हो जाएगा इंडियन रॉबिन या वीवर बर्ड, या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा सनबर्ड या फिर टेलर बर्ड। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। दोनों ही इंडियन बर्ड हैं, तो दोनों ही इंडियन बर्ड कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 4 सनबर्ड और टेलर बर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा है 84 नंबर। यहाँ पर कहा गया ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन लिजार्ड गो इनटू द लॉन्ग एंड डीप स्लीप, यानी कि ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। हाँ, दूसरा ऑप्शन है हमारा सम एनिमल गो इनटू द लॉन्ग एंड डीप स्लीप इन द सर्टेन आंसर, यानी कि कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा है 85 नंबर। यहाँ पर जो है एक शिक्षक हैं जो कि अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनमें से कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। मतलब कि आप पहले जो है कॉलेज में जो भी चीज़ें हैं उनको ले आइए और उनको बच्चों को कहता है कि आपस में बांटिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि बच्चों को वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इन गतिविधियों को कराने का क्या उपयुक्त रीज़न हो सकता है, या उनका उद्देश्य क्या हो सकता है, मतलब टीचर बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो देखिए, गतिविधियाँ बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष की काफ़ी हद तक मजबूत करती हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती हैं। बच्चे जो गतिविधियां हैं से बच्चे सभी अवधारणाओं को समझ विकसित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, या फिर गतिविधि करने से परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियाँ होती हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं कि कौन सा कहाँ पर रखा जाएगा। जब सारी चीज़ें होंगी तो इस तरीके से बच्चों में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 86 नंबर। यहाँ पर एक राकेश हैं जो कि कक्षा 5 का इन्वायरमेंटल का शिक्षक हैं। ठीक है, राकेश नाम के टीचर हैं जो कि क्लास 5 के टीचर हैं, काहे के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। अब देखिए, वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहते हैं। सभी बच्चे वह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु पानी में डूब जाती है। गतिविधियाँ जो हैं के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षकों से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तु पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों होता है। निम्नलिखित परिस्थिति में शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त क्या करना चाहिए, मतलब शिक्षक को आंसर में क्या देना चाहिए, मतलब जवाब में क्या बताना चाहिए बच्चों को। बच्चों से मतलब जो शिक्षक है बच्चों से कहता है कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है, या फिर यह कहना चाहिए प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करके अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों को अर्थ बताने की आज़ादी दें, या फिर प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। या फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी कक्षा में समझेंगे। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे, ना ही पहला वाला कहेंगे ना ही फोर्थ वाला, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, यानी कि बी एंड सी इज ए करेक्ट आंसर जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है 87 नंबर। इट इज़ 10 AM नाउ इन इंडिया टुडे, इट इज़ अराउंड नून ऑफ अ टुडे। मतलब कि अगर सुबह आज भारत में 10 बज रहे हैं, 10 AM समय हुआ है, तो लगभग क्या दूसरे मतलब किस देश में दोपहर का समय होगा? लगभग ये जापान में होगा, सिंगापुर में होगा, लंदन में होगा, या फिर कराची में होगा नून का समय। तो ये हो जाएगा हमारा सिंगापुर में। इट इज़ 10 AM नाउ इन इंडिया एंड टुडे इट इज़ अराउंड द नून ऑफ टुडे इन सिंगापुर। ध्यान रखना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम जो क्रिया है जो सबसे कम होती हुई दिखाई देती है? कौन सी होती है? मतलब देखो, बच्चे कक्षा में चर्चा करते हैं और अनुभव को बांटते हुए दिखते हैं। हाँ, ये नॉर्मल बात है। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हैं हुए दिखाई देंगे, ये भी होता है लेकिन कम होता है। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ये ज़्यादा होता है। बच्चों की गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। हाँ, बिल्कुल दिखाई देगा। तो सबसे कम कौन सी होगी? बच्चे जो हैं कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए बहुत ही कम दिखाई देंगे आपको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 89 नंबर। यहाँ पर कहा गया है कि जो है एक जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समझिए आप। देखिए, एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी और ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे मतलब 17:00 घंटे पर चली और 17:00 पर 31 जनवरी को 30 जनवरी को चली थी और 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंचती है। यदि नई ट्रेन नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1776 किलोमीटर। इस ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? मतलब सिंपल से समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक ट्रेन है जो कि कहाँ, दिल्ली से कहाँ जा रही है? बेंगलुरु की ओर जा रही है। और जो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 1776 है। अब समझते हैं कि देखिए, ट्रेन चली कब थी? 17:0 पर 30 तारीख को चली थी और पहुंची कब है? ठीक 24 घंटे बाद 17:0 पर बेंगलोर पहुंच जाती हैं। कब? 31 तारीख को 00 पर 31 तारीख को पहुंच जाती है। यानी कि टोटल जो टाइम पीरियड कितना लगा इनको? 24 घंटे का। कितना लगा? 24 घंटे का। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमसे यहाँ पर क्या पूछा है? स्पीड ही तो पूछा है। तो हमको स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा? डिस्टेंस कितनी है इनकी? 76 और टाइम कितना लगा है? 24 घंटे। इससे डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 74 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ गए होंगे उम्मीद है आप। तो इस तरीके से हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला है कि 74 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर कहा गया है, जो हिंदी पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्य चर्चा थीम पर आधारित होती है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्य चर्चा है वो थीम पर आधारित था और प्रत्येक थीम अंत संबंधित है, यानी कि आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य चर्चा को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत के सवालों से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अभिकथन कारण सही है और उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।